सत्र 2021-22 में कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। सत्र 2021-22 से आरबीएसई ने भी अपना पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार कर लिया है। उसी के अनुसार कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह और वितान है, और उसी के अंतर्गत हम आरोह पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। हमने आरोह पुस्तक में पाठ 1 बच्चन साहब को पढ़ लिया था, पाठ 2 आलोक धनवा को भी पढ़ लिया था, और पाठ 3 अपना कुंवर नारायण का चल रहा था, जिसमें हमने उनका कवि परिचय देख लिया था, और दोनों कविताओं के जो है मूल भाव भी हमने देख लिए थे। आज कविता के बहाने इस कविता का जो है भावार्थ व्याख्या करेंगे, सप्रसंग इसकी व्याख्या करना सीखेंगे। तो प्रसंग हम सबसे पहले लिख लेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ कुंवर नारायण के कविता के बहाने शीर्षक कविता से लिया गया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने एक आशंका प्रकट की है कि आज के इस यांत्रिकता के दौर में, इस यांत्रिकता के वातावरण में कहीं कविता का जो अस्तित्व वजूद ख़त्म नहीं हो जाए, संकट नहीं आ जाए, ऐसी आशंका प्रकट की है। साथ ही यहाँ आप अगर इस कविता में देखेंगे तो 3 तुलना की है कवि ने। पहली तुलना की है चिड़िया के उड़ने से, दूसरी तुलना की है फूल के खिलने से, चिड़िया के उड़ने से, फूल के खिलने से, और तीसरी तुलना की है बच्चे के खेलने से या बच्चे के खेल से। आपको यहाँ ध्यान देना है कि चिड़िया का उड़ना एक निश्चित सीमा तक है, कविता की कोई सीमा नहीं है। फूल का खिलना और उसका सुगंधित होना एक निश्चित समय के लिए है, जबकि कविता का कोई समय नहीं है। ये सर्वथा जो है हर काल में ये अपनी खुशबू बिखेरने वाली है। जिस प्रकार बच्चे का खेल होता है उसी प्रकार ये कविता भी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या करेंगे हम? प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जो नई कविता के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने कविता निस्सीम है इस भाव को प्रकट किया है, और इसी भाव को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यहाँ समझाने की कोशिश की है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहा है कि कविता चिड़िया की तरह स्वच्छंद है, यानी जिस प्रकार चिड़िया दूर आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकती है, वैसे ही कविता की जा सकती है। तो कवि चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना करते हुए कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान के जैसी है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है वो एक निश्चित सीमा तक है, उसके बाद वो थक जाती है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो निस्सीम है, कभी भी उसमें कोई सीमा, कोई अवरोध नहीं आ पाता है। इसलिए कवि ने कहा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की उड़ान चिड़िया भी नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक उड़ती है, जबकि कविता जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चाहे बाहर भीतर, जैसे चिड़िया बाहर भीतर यहाँ कहीं उड़ सकती है, ऐसे ही कविता भी है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता के जैसे पंख लग जाने से कविता उड़ती है, उसका कविता का उड़ना चिड़िया भी नहीं जान सकती है, क्योंकि बात बार बार वहीं आ रही है कि चिड़िया का उड़ना एक निश्चित सीमा तक है, जबकि कविता का जो उड़ना वो निस्सीम है, अर्थात कविता की कोई सीमा नहीं है।
दूसरे पद में देखिए, इस पद में कवि ने कविता की तुलना जो है फूल के खिलने से और उसकी खुशबू से की है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात जैसे फूल खिलता है ऐसे कविता भी खिलती है। तो कविता को फूलों के खिलने के जैसा बताया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता फूलों से बढ़कर के है, इसलिए कविता का खिलना फूल भी नहीं जान पाते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात जो कविता है, जो कविता खिलती है, पुष्प फूल खिलता है, वो अपनी सुगंध बिखेरता है, उसकी एक सीमा होती है और उसका एक समय भी होता है। आपको सुगंध एक निश्चित सीमा तक मिल जाएगी और उसका खिलना भी थोड़े समय तक रहेगा। जब वह फूल मुरझा जाएगा तो उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसलिए कवि ने कहा कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता ऐसी है जो बिना मुरझाए हुए फूल के समान है, जो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती रहती है, अर्थात कभी मुरझाती नहीं। जबकि फूल मुरझा जाता है, कविता मुरझाती नहीं है। इसलिए फूल भी उस कविता के खिलने को नहीं जान पाता है, उसके महकने को नहीं जान पाता है, उसकी खुशबू को नहीं जान पाता है। तो पहले पद में श्रेष्ठ कौन है? कविता। दूसरे पद में भी श्रेष्ठ कौन है? कविता। तीसरे में देखिए, यहाँ कवि ने इसकी तुलना बच्चे के खेल से की है। बच्चा स्वच्छंद होता है और अपनी इच्छाओं से अपने खेल का वो चुनाव करता है। कभी कौन सा खेल खेल लेता है, कभी कौन सा खेल खेल लेता है, अर्थात उसके खेलने की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं है। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, अर्थात कवि ने कविता की तुलना बच्चों के एक खेल से की है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, जैसे बच्चा यहाँ वहाँ इधर उधर खेलता है, वैसे ही कविता भी जो है निस्सीम है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार सभी को वो बच्चा अपने खेल के द्वारा एक कर देता है, सभी जगहों को वो एक कर देता है और इस बात को केवल बच्चा ही जानता है। बच्चे में असीम संभावनाएं हैं, इसी प्रकार कविता करने की भी असीम संभावनाएं हैं। जिस प्रकार बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी एक परिधि नहीं है, उसी प्रकार कविता करने की भी कोई सीमा नहीं, वो निस्सीम है, वो असीम है। अगर कवि में रचनात्मकता का गुण है, मौलिकता का गुण है, तो सीमाओं के बंधन टूट जाएंगे उस बच्चे के खेल की तरह। जब हमने ये व्याख्या कर ली तो अब इसके बाद विशेष पे भी हम जोर दे देंगे। पहले तो विशेष लिखेंगे कि कवि कुंवर नारायण ने यहाँ एक आशंका व्यक्त की है कि वर्तमान यांत्रिकता के युग में कविता का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे पहले तो ये लिखें। उसके बाद हमें लिखना है कि यहाँ जो भाषा है सरल, सहज और बोधगम्य है। उसके बाद अपने को ये लिखना है कि जो ये कविता है इसमें गेयता का गुण है, इसमें रागात्मकता है। गेयता के कारण इसमें जो है एक तुकांतता बन गई है। इसके बाद जहाँ जहाँ दो शब्द एक जैसे आ रहे हैं, दो वर्ण एक जैसे आ रहे हैं, वहाँ आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं, उपमा अलंकार भी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो कवि ने अपनी कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चे से की है, जिसमें अंत में कवि ने ये माना है कि अगर कवि मौलिक है तो बच्चे के खेल की तरह कविता की भी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार का हम कर सकते हैं। ये छंद मुक्त रचना है, किसी भी प्रकार का छंद इसमें प्रयुक्त नहीं है। खड़ी बोली हिंदी में ये लिखी गई है। इस प्रकार का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। बिंबों, उपमानों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में उलझ गई, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी व्याख्या अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।